कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसान संगठन आंदोलन से पीछे हटने के मूड में नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसानों ने आज देश भर में जश्न मनाने का ऐलान किया है। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई जिलों से किसानों का जत्था ट्रैक्टर के साथ दिल्ली पहुंच गया है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी दूसरी मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद कैबिनेट में भी 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए हुए हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए। जिन किसानों ने आंदोलन में अपनी जान गंवाई है उन्हें मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए उन्हें वापस लिया जाए। इन मांगों को लेकर किसान अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 27 तारीख को फिर हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। अगली रणनीति हम उसमें तय करेंगे। 26 तारीख को हमारा हर मोर्चे पे हमारा प्रोग्राम है। देश की राजधानियों पे प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा। और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पर को जाएंगे। एमएसपी की गारंटी का कानून उस पर कोई ऐलान नहीं किया है, जो मुकदमे दर्ज है उस पर कोई ऐलान नहीं किया है, जो किसान शहीद हुए उसके मुआवजे भी कोई ऐलान नहीं किया है। उन बातों पर भी जल्दी सरकार को बातचीत करके इसको निपटाना चाहिए। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने के मौके पर कई राज्यों से किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने इन किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस की किस तरह की तैयारी है बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय विश्वास साहब हैं। चिन्मय जी, किस तरह की तैयारी दिल्ली पुलिस की रहेगी? 26 नवंबर को 1 साल किसानों का पूरा हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर हम लगातार जो किसानों के कार्यक्रम या जो कॉल्स होते हैं, आह्वान होते हैं, उसके ऊपर हम अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं और उनके इस 1 साल की पूर्ति की जो आह्वान दिया गया है उसके मद्देनजर बॉर्डर्स पर हम उचित बंदोबस्त, पुलिस बंदोबस्त वहां पर रखेंगे। सर, देखा गया है कि बॉर्डर पर बैरिकेडिंग वगैरह पुलिस ने बढ़ा दी है। क्या अपील आप किसानों से कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का कर्तव्य होता है। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति से निपटने के लिए भी पुलिस अपनी तैयारी बना के रखती है। इसलिए हम जो भी हमें जो परिस्थिति के अनुसार हम अपनी तैयारियां जो हमें करनी पड़ती है उस तरह से हम तैयार रहते हैं। और हम किसान भाइयों से ये अपील करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में ना लें और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। किसान आंदोलन के बहाने विपक्षी पार्टियों ने भी केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिया। अगर आपको लेना ही था और लेना चाहिए था, पहले क्यों नहीं लिए? एक और अभी भी जब लिए हैं, आप क्या कहते हैं? कानून तो सही है, एक्ट्स ठीक हैं, लेकिन मैं लोगों को समझा नहीं पाया, कन्विंस नहीं कर पाया। तो ये मेरा दुर्दैव है और मेरे तपस्या में कुछ कमी है, उन्होंने कहा। तो इसका मतलब क्या है? अगर मौका मिले तो वो कानून फिर आएंगे, फिर से लाने की कोशिश भी वो करेंगे। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी पर भी जल्द फैसला लेना चाहिए। ये तो किसानों की भारी जीत है कि सरकार ने मजबूरी में ये करना पड़ा है, लेकिन जैसे किसानों ने कहा कि एमएसपी के संबंध में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश है इसके संबंध में, वो भी बिल लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही एक मुख्य मुद्दा है। खबर है कि इस बार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और आईएसआई मिलकर कई आतंकियों की कश्मीर में घुसपैठ करवाने की फिराक में है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए 10 नवंबर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी संगठनों और आईएसआई के अधिकारियों की एक बैठक भी हुई। इस बैठक में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के अलावा लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर ज़कीउर रहमान लकवी भी शामिल था। सूत्रों का दावा है कि आईएसआई के इशारे पर जैश ए मोहम्मद के 20 से ज्यादा आतंकी जम्मू कश्मीर में राजौरी, पुंछ और मेंढर से घुसपैठ कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के अलावा इन आतंकियों ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को भी निशाना बनाने की साजिश रची है।
गुजरात के जूनागढ़ से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क पर घूम रही दो गायों ने ऐसा आतंक मचाया कि कुछ लोगों की जान पर बनाई। बताया गया कि अलग अलग इलाकों में हुए गायों के हमले में 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, क्योंकि उनकी सड़क से गुजरने के समय गायें उनके पीछे ऐसा पड़ी कि वो उन लोगों की जान लेकर ही दम लेंगी। गायों के हमले की 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिनमें पहली फुटेज में साफ दिखा कि गाय ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों पर पीछे से धावा बोला। वह आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क से गुजर ही रहा था कि पीछे से गाय आई और तीनों को मोटरसाइकिल से गिरा दिया। ये देखकर दूसरी तरफ से आ रहा एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार वहीं रुक गया, लेकिन गाय ने उन तीनों को इतना मौका भी नहीं दिया कि वो वहां से किसी तरह भाग सके। मोटरसाइकिल से गिरी महिला को तो गाय लगातार अपने सींगों से मारती दिखी। किसी तरह उसके पति और वहाँ मौजूद कुछ दूसरे लोगों की मदद से वो उस गाय के चंगुल से निकल पाई। इसी तरह एक दूसरे इलाके से सामने आई दूसरी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि गाय ने मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी को अपना शिकार बनाया। गाय ने दोनों को सड़क पर गिरा दिया, लेकिन यहाँ वो गाय लगातार उस आदमी को उठा कर सड़क पर इधर उधर गिराती रही। इस बीच महिला अपने पति को बचाने की कोशिश में जुटी दिखी। इस दौरान एक व्यक्ति वहां पहुंचा और डंडे से हमला कर गाय को वहां से भगाया। इस तरह उन दोनों की जान बच सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया। दिल्ली के पास जेवर में बनने वाला यह एयरपोर्ट देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिस पर 2024 से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए इसे यूपी के विकास का नया अध्याय कहा जा रहा है। शिलान्यास के लिए जेवर में बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए। अलग अलग क्षेत्र, ब्रज, बुंदेलखंड, काशी, अलग अलग क्षेत्र से जो लोग हैं, कलाकार हैं, आए हैं। प्रधानमंत्री ने जेवर पहुंचते ही एयरपोर्ट का मॉडल देखा। अधिकारी उन्हें एयरपोर्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां बारीकी से समझाते रहे। उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। मंत्रियों के स्टेज पर पहुंचते ही देशभक्ति के नारे गूंजने लगे। वंदे। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार प्रोजेक्ट का वक्त पर पूरा होना भी सुनिश्चित करेगी। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। यह भी दावा किया गया कि एयरपोर्ट से पूरे इलाके का विकास होगा, जो कई मामलों में बेहद खास होगा। जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा और दिल्ली एनसीआर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसे 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। चौथा और आखिरी चरण 2050 तक पूरा करने की योजना है। मतलब यह कि अगले करीब 30 साल तक एयरपोर्ट के विकास का काम चलता ही रहेगा, जिसमें पहले चरण का काम 2024 तक खत्म करने की योजना है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। पहले चरण में एयरपोर्ट पर 2 रनवे बनकर तैयार हो जाएंगे और सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की क्षमता तैयार हो जाएगी, जबकि एयरपोर्ट पूरा बनने के बाद कुल 5 रनवे काम करने लगेंगे और एयरपोर्ट पर सालाना 5 करोड़ यात्रियों की क्षमता तैयार हो जाएगी। एयरपोर्ट को बनाने के प्रोजेक्ट की कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए होगी, जबकि पहले चरण पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट होगा जिस पर MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग की सुविधा होगी। अब तक विमानों की मरम्मत के लिए देश के किसी भी एयरपोर्ट पर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इस सुविधा के आने के बाद एयरलाइन कंपनियों का खर्च के साथ वक्त भी बचेगा। जेवर में बनने वाले इस एयरपोर्ट से खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जेवर ऐसी अवसर बनेंगे। यहां तक कि रेलवे ने भी जेवर एयरपोर्ट के पास ही एक फ्रेट विलेज बनाने का फैसला किया है। इस फ्रेट विलेज का एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया गया। इसे एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर तैयार किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना का हिस्सा है, जिस पर 540 करोड़ का खर्च आने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। गन्ने की इस मिठास को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जेवर की ऐतिहासिक धरती पर हुआ है। जेवर यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले का हिस्सा है, जिसकी सीमा देश की राजधानी दिल्ली से लगती है। सबसे बड़ी बात यह कि जेवर ऐसी जगह पर है जिससे ये केवल यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे एनसीआर के लिए बेहद अहम साबित होगा। मतलब यह कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोझ भी जेवर का एयरपोर्ट कम कर सकता है, क्योंकि दिल्ली और जेवर के एयरपोर्ट के बीच सड़क से अभी दूरी 72 किलोमीटर है, जो 70 मिनट में तय की जा सकती है। इसके अलावा नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद एनसीआर के इन तीनों बड़े शहरों से जेवर एयरपोर्ट की दूरी अलग अलग रास्तों से केवल 40 किलोमीटर की है, जो मोटे तौर पर पौने घंटे से भी कम में तय होती है। सबसे करीब है ग्रेटर नोएडा, जो जेवर एयरपोर्ट से केवल 28 किलोमीटर दूर होगा।
ये 28 किलोमीटर भी एक्सप्रेसवे के जरिए केवल 20 मिनट में तय किए जा सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल की जो योजना बनाई जा रही है उससे भी जेवर एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि हाई स्पीड रेल से जुड़ने के बाद दिल्ली से जेवर की दूरी केवल 21 मिनट रह जाएगी। गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां के लोगों को अब एयरपोर्ट पहुंचने के लिए दिल्ली के ट्रैफिक जैम से बचने का रास्ता मिल जाएगा। सरकार की योजना तो यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी जेवर के एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। बड़ा फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी होगा, जहां न केवल लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि छोटे छोटे बाजार इस एयरपोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा वृंदावन, आगरा और मथुरा जैसी जगहों पर विदेशी पर्यटकों का आना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। संविधान दिवस के मौके पर आज संसद के सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संविधान दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सभी सांसद इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। आज के दिन ही 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। वैसे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से दिल्ली वालों को एक बड़ी सौगात मिली। वहां एक और रूट पर ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो ट्रेन की सुविधा शुरू कर दी गई। इसके साथ ही बिना ड्राइवर वाली ट्रेन के मामले में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क देश में पहला और दुनिया में चौथा सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया, जिसकी पिंक लाइन पर मजलिस पार्क स्टेशन से शिव विहार स्टेशन के बीच ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन दौड़ पड़ी। जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है उसकी शुरुआत कर दी गई है और मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच की ये दूरी है। दावा किया गया कि बिना ड्राइवर के चलने वाली इस मेट्रो से यात्रियों को मिलने वाली कई सुविधाएं बढ़ गईं, जिसमें मेट्रो के फेरों का बढ़ना और समय की बचत भी शामिल है। वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, लोगों को ज्यादा रश आवर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो काफी अच्छा रहेगा। बताया गया कि ये ट्रेन रोजाना एक पारी में 59 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 38 स्टेशन से होकर गुजरेगी। यही नहीं, इस ट्रेन में साफ सफाई से लेकर सुरक्षा तक के कई तरह के खास इंतजाम किए गए। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत का ये दूसरा चरण है, जबकि इससे पहले भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत पिछले साल 28 दिसंबर को मेजेंटा लाइन पर की गई थी, जिसके सफल होने के बाद डीएमआरसी ने दूसरे चरण की शुरुआत की और ड्राइवरलेस मेट्रो चलाए जाने के फायदे गिनाए और दावा किया कि इससे यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ जाएंगी, जिसका सबसे बड़ा असर फेरों पर पड़ेगा, क्योंकि बगैर ड्राइवर के चलाए जाने की वजह से इसके फेरे बढ़ जाएंगे। यानी अब पिंक लाइन पर हर 1.5 मिनट में मेट्रो चलाई जा सकेगी। यही नहीं, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को चलाने से इंसानी दखल कम हो जाएगा, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होगी। साथ ही ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाने में आसानी होगी और इन ट्रेनों में चेकिंग मशीनों से की जाएगी। ये ट्रेनें डिपो में खुद ब खुद पार्क भी हो सकेंगी। यही नहीं, ड्राइवरलेस मेट्रो का रखरखाव कभी भी किया जा सकेगा और उसमें लगने वाला समय भी घट जाएगा। बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना का विस्फोट हो गया। कॉलेज के 400 छात्रों में 66 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। खतरे की बात यह है कि इन सबको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए। बताया गया कि मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि 100 छात्रों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जिन छात्रों को कोरोना हुआ है वो हाल ही में मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फौरन 2 हॉस्टल को सील किया गया। इसके अलावा आला अधिकारियों के साथ जिले के डीएम खुद वहां पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा गया। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन छात्रों के संपर्क में और कौन-कौन लोग आए हैं। पुलिस ने भी कॉलेज परिसर में सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि वैक्सीनेशन भी पूरी रफ्तार से जारी है, लेकिन कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना होने से हड़कंप मच गया। यह मामला कर्नाटक में धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज का है, जहां के 400 छात्रों में 66 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इन सबको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए। बताया गया कि मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि 100 छात्रों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जिन छात्रों को कोरोना हुआ है वो हाल ही में मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और फौरन 2 हॉस्टल को सील किया गया। इसके अलावा आला अधिकारियों के साथ जिले के डीएम खुद वहां पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि इन छात्रों के संपर्क में और कौन-कौन लोग आए हैं। जबकि पुलिस ने भी कॉलेज परिसर में सख्ती बढ़ा दी है।
इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता चला है जो डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी के बीच वहां के वैज्ञानिकों ने वायरस का ये नया वेरिएंट मिलने का ऐलान किया। बताया गया कि वहां अब तक 22 लोगों में वायरस का ये वेरिएंट मिल चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस नए वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है और अब वहां पिछले महीने की तुलना में 12 गुना ज्यादा नए मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका से बोत्सवाना और हांगकांग पहुंचे कुछ और लोगों में भी कोरोना का यही वेरिएंट पाया गया। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी आशंका है कि यह नया वेरिएंट भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिहार के गोपालगंज से हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि वहां 6 नकाबपोश लोगों ने गहनों की 2 दुकानों में लूट की और गोलियां चलाते हुए फरार हो गए। दावा किया गया कि वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया, जिसमें करीब 50 लाख की लूट की गई। यही नहीं, आरोप है कि इस दौरान एक दुकान में 2 लोगों को बंधक भी बनाया गया। जिससे जुड़ी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली तो उसमें 3 लोग चेहरे पर कपड़ा बांधकर एक दुकान में सामान लूटते नजर आए। इस दौरान एक आरोपी फोन पर बात करता भी दिखा। हमारा छाती पर बंदूक गिरा के सब सामान हमारा लूट के लेके चल गए। बताया गया कि आरोपी 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे और एक के बाद एक 2 दुकानों में सोने और चांदी की लूट करने के बाद वहां से फरार हो गए। बाजार में भी फायरिंग हो गई करते वैसे मोटरसाइकिल पर माल झोरी में लाद के वैसे चल दी। लूट की इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई, जबकि वारदात से सहमे कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। डरे हुए कारोबारियों से मिलने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह पहुंचे और आरोपियों की जल्द तलाश किए जाने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोप है कि ये चारों बांग्लादेश से लाई गई लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर सेक्स रैकेट चलाते थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें इंदौर की सड़कों पर हथकड़ी पहनाकर घुमाया। यही नहीं, बीच सड़क पर आरोपियों से पुलिस वालों ने कान पकड़वा कर उठक बैठक भी करवाई। अब गलती नहीं करेंगे, अब गलती नहीं होगी। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़े गए इन आरोपियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस वालों ने उनसे चलते चलते भी उठक बैठक करवाई और फिर थाने लौट गए। टोक्यो ओलंपिक्स के पदक वीरों को दिल्ली सरकार ने सम्मानित किया। दिल्ली सरकार ने टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले पहलवान रवि दहिया समेत राजधानी के 6 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोलकाता नगर निगम के चुनावों का ऐलान कर दिया गया। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ये चुनाव 19 दिसंबर को होंगे और 21 तारीख को नतीजा आ सकते हैं। पाकिस्तान और मेजबान बांग्लादेश के बीच सुबह से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। ये पहला मैच भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे से खेला जाएगा। बीजेपी को घेरने में लगे अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी सहित अपने सहयोगी दलों से हर महीने की 30 तारीख को हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाने की अपील की। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इससे बीजेपी का दलित और महिला विरोधी चेहरा बेनकाब होगा। विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश की इस अपील का मकसद बीजेपी ने भांप लिया और इसे जनता से कटे नेता और पार्टी की बौखलाहट करार दिया। अखिलेश जी चुनाव में इन प्रकार वो अपने आप को केवल अखबार तक सीमित रखना चाहते हैं। जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर ऐसे ही आरोप मर डाले। इनकी जमीन उखड़ चुकी है, इनके जमीन के नीचे के पैर हैं नहीं, ये आसमान में चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं, हवा में। मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक शख्स के जन्मदिन की पार्टी में हवा में फायरिंग की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक शख्स हवा में फायरिंग करता नजर आया। जन्मदिन की इस पार्टी में शामिल कुछ और लड़के भी उसके आसपास मौजूद दिखे, जिन्होंने फायरिंग के बाद जमकर तालियां बजाई। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आ गई। प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। बताया गया कि जश्न के समय ये फायरिंग देर रात तक की गई, जिसकी आवाज सुनकर इलाके के लोग घबरा गए, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। हरियाणा के यमुनानगर में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां कबाड़ के एक गोदाम में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से एक पिता और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि आग कबाड़ के गोदाम से निकलकर वहां मौजूद मजदूरों के मकानों तक फैल गई, जिसकी लपटें मकानों के ऊपर तक उठती दिखाई दी। आग से हुए नुकसान और 4 लोगों की मौत की खबर सुनते ही वहां मातम पसर गया। देर रात लगी आग सुबह तक भी बुझ नहीं पाई और उसके सुलगने से लगातार धुआं निकलता दिखा। इसकी वजह से पूरे इलाके में धुआं फैल गया।
बताया गया कि आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 40 गाड़ियों के साथ दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो यहाँ आकर देखा हमने कि आग बहुत ज्यादा थी, तो हमने उसके बाद 4 गाड़ियां और यहाँ भिजवाई। आग से हुए नुकसान को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। आग इतनी बल चुकी थी, इन बेचारों सारे मोहल्ले वालों ने, पूरी कॉलोनी ने इस आग को बुझाने में साथ दिया। आग लगने की वजह से मजदूरों के मकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा, जबकि एक जानवर की मौत हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए वापस लेने की मांग की। यूपी के जौनपुर में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा की। इस बीच उन्होंने सीएए का विरोध किया और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों की तरह इसे भी वापस लेने की मांग की। जिस तरह किसानों के कानून को वापस ले लिया गया, सीएए के कानून को भी वापस लेना चाहिए। हरियाणा के पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक पर छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने क्लिनिक से काफी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों समेत एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के मंडला में रिहायशी इलाके के पास हाथियों के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। हाथियों के आने की जानकारी के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अश्लील फिल्म बनाने के आरोपों में घिरे राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मुंबई पुलिस ने अक्टूबर 2020 में केस दर्ज किया था। राज कुंद्रा, शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे ने इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए उन्हें 4 हफ्ते का वक्त भी दिया है। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 मोबाइल समेत दूसरी चीजें भी जब्त करने का दावा किया। झारखंड के चतरा में खेत में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में ये आग आसपास के इलाकों में भी फैल गई, जिससे वहां रखे लाखों रुपए का धान जलकर राख हो गया। पाकिस्तान की सीमा के करीब भारतीय सेना ने अब तक का अपना सबसे बड़ा अभ्यास किया। गुजरात और राजस्थान से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा पर किया जा रहा अभ्यास बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें सेना ने अपने सबसे बड़े टैंक भी मोर्चे पर लगाए हैं। अभ्यास इस बार रेगिस्तान में किया गया, जहां बमों की गूंज और गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनाई देती रही। धूल और धुआं उड़ाते हुए टैंक तेजी से दुश्मन के ठिकानों की तरफ बढ़ते दिखे। कभी सेना के जवान दुश्मन के बंकरों की तरफ बढ़कर उन पर कब्जा करते हुए दिखे। दक्षिण शक्ति नाम का यह अभ्यास सेना के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इसीलिए सेना प्रमुख एमएम नरवणे की भी इस अभ्यास पर नजर है। आने वाले दिनों में वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी इस अभ्यास में शामिल किया जाएगा। खबर यह भी है कि इस बार अभ्यास में युद्ध की मानव रहित तकनीक भी आजमाई जाएंगी, मतलब ऐसी तकनीक जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ज्यादा हो। यूपी के सहारनपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां गर्भवती महिला से मारपीट के आरोप में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। आरोपी के अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने उस महिला से उसे भर्ती करने के लिए पैसे मांगे और जब उसके परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो वो मारपीट पर उतारू हो गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। उसमें साफ दिखा कि बहसबाजी के समय एक स्वास्थ्यकर्मी ने गर्भवती महिला को धकेला और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर वो उसके बालों को पकड़कर एक कमरे में ले गई। इस दौरान अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों ने भी उस महिला के परिवार वालों के साथ मारपीट की, जिसके जवाब में उन्होंने भी उसके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। 5000 रुपए मांग रही थी कि 5000 रुपए दे दो, तो उन्होंने मारपीट की। मामले की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो लोग अस्पताल के बाहर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और तालियां बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बवाल बढ़ा तो अस्पताल के बाहर जैम के हालात बन गए और लोगों ने रास्ता बंद देखकर वहां से लौटना शुरू किया। काफी देर तक यह हंगामा यूं ही चलता रहा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मांग है कि अस्पताल के आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो इस बात पर अड़े रहे कि जब तक ऐसा नहीं होगा वो वहीं बैठे रहेंगे। चारों लोग सस्पेंड हो जिन्होंने बदतमीजी की मारपीट की, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजने का कार्य तत्काल किया जाए। ऐसे में जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी हंगामा कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। उन्होंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी एक सुनने को तैयार नहीं दिखे। मैंने एक जांच की कमेटी बैठा दी है और 3 या 4 उसमें डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स रहेंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के मेन गेट के आसपास कई मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी और रास्ता रोक दिया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। इन हालात में सिटी मजिस्ट्रेट ने भरोसा दिया कि मामले में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा वो छूटेगा नहीं और उसके खिलाफ कड़ी विधिक और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक चला ये हंगामा प्रशासन से मिले भरोसे के बाद शांत हो पाया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लोगों के आने जाने के लिए वो रास्ता खोल दिया। वहां अगरतला समेत 13 निकायों में मतदान हुए।
टीएमसी ने आरोप लगाया कि इन निकायों में वोटिंग के दौरान उसके प्रत्याशियों के साथ मारपीट हुई, जिसका विरोध करने के लिए वो अगरतला में पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने बैठ गए। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है जो यहाँ बिल्कुल गेट पर बैठ गया है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। टीएमसी के लोग बहुत देर तक वहां बैठे रहे। पहले तो पुलिस ने उन्हें समझाया और जब उन्होंने उनकी नहीं सुनी तो उन्हें जबरदस्ती उठाकर बस में बैठा दिया गया। इससे पहले धरने पर बैठे टीएमसी नेता चुनाव में हिंसा का आरोप लगाते हुए गुस्से में नजर आए। और हमारा कैंडिडेट को इतना मारा, वो हॉस्पिटलाइज्ड है कि बहुत सारे कैंडिडेट मार खाया। लेकिन इन सभी आरोपों का त्रिपुरा के सीएम के पास एक ही जवाब था और वो ये कि उनमें कोई सच्चाई नहीं है। आप ही बोल रहे हो, जो आरोप है तो आरोप से बात नहीं बनता। एक तरफ मतदान हुआ तो दूसरी तरफ हिंसा का आरोप लगाते हुए टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और आरोप लगाया कि त्रिपुरा के निकाय चुनाव में बीजेपी और पुलिस हिंसा करवा रही। जिसके बाद सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि त्रिपुरा में केंद्रीय सशस्त्र बल यानी कि सीएपीएफ की 2 कंपनियां भेजी जाएं जो पोलिंग बूथों की सुरक्षा करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मतदान केंद्र और मतपेटियों की सुरक्षा समेत सुरक्षा के दूसरे इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी और गृह सचिव को निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि सीसीटीवी नहीं होने की वजह से मीडिया को मतदान की रिपोर्टिंग करने की पूरी आजादी दी जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी, लेकिन अदालत ने दो टूक कहा कि इमरजेंसी आने पर याचिकाकर्ता कोर्ट आ सकते हैं।